वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड इसे समझा था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या जिसे मांग की लोच भी कहते हैं। लोच या इलास्टिसिटी से क्या तात्पर्य होता है? इलास्टिसिटी में अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। सबसे पहला कारक होता है प्राइस, यानी कि मूल्य। दूसरे नंबर पर आते हैं अदर फैक्टर्स, या जिन्हें हम लोग अन्य कारक कहते हैं। और अदर फैक्टर्स में कई सारी चीजें हैं, जैसे कंज्यूमर की इनकम है, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, स्वाद और प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूट यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न या प्रतिस्थापी वस्तुएं, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, जिनसे मांग प्रभावित होती है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर प्राइस को उठाते हैं। अगर हम प्राइस को लें तो लॉ ऑफ डिमांड में मांग के नियम में आपने पढ़ा था कि जो प्राइस है और मांग है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनमें उल्टा संबंध होता है। यानी कि यदि प्राइस बढ़ता है किसी भी वस्तु का तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाती है, और प्राइस अगर घटता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। और ये सब तब होता है जब अन्य कारक स्थिर होते हैं। अन्य कारक स्थिर होते हैं, अन्य कारक में यही अन्य कारक होते हैं। तो अगर हम लोग यहां से इस प्राइस को ही उठा लें, जैसे प्राइस को लेकर के समझने की कोशिश करें, तो प्राइस के चेंज होने से यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड घट रही है। यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट जा रही है, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रही है। अब इतनी सी स्थिति से क्या हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि प्राइस कितना बढ़ा? तो अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड में कितना चेंज आया, क्या इसकी जानकारी हमें मिली? नहीं मिली। हमने कहा प्राइस घटा, ठीक है, कितना घटा? ठीक है, प्राइस घटा, तो डिमांड कितनी बढ़ी, क्या इसकी जानकारी मिली? नहीं मिली। यानी कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है, इस रेस्पेक्ट में हम डिमांड में चेंज को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड में कितना बदलाव हुआ। ध्यान रखिएगा, जो मांग की लोच होती है वो इसी की माप करती है कि मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कितना है। इसी को मापना ही क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं, अलग अलग वस्तु में ये स्थिति अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नमक के केस लें, सॉल्ट की बात करें। अब सॉल्ट एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। नमक का प्राइस 10 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए है, 25 रुपए है, 30 रुपए है। इनमें से कोई भी प्राइस हो,
आप जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं नमक की उतनी ही खरीदेंगे, प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन हो। कोई इसेंशियल मेडिसिन है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, अब वो मेडिसिन 50 रुपए की मिले, 55 रुपए की मिले, उसकी एक गोली 50 रुपए की मिले, 55 की मिले, 60 की मिले, 70 की मिले, 80 की मिले, आपके लिए अगर वो जरूरी है तो आप उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो मांग की लोच है वो इसी को मेजर करती है कि प्राइस में चेंज कितना होता है, और अगर प्राइस में चेंज होता है तो इस रेस्पेक्ट में डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना फ्लक्चुएशन आता है, इसी को मापने का काम हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। और इलास्टिसिटी मूल्य परिवर्तन की तुलना में मांग में हुए परिवर्तन है, इसी को हम लोग लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी, है ना, कितना लोचदार है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। तो प्राइस के रेस्पेक्ट में आपने चेंजेस को देखा कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में चेंज आएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसे क्वालिटेटिव नेचर का कहा जाता है। ये क्वालिटेटिव नेचर का है, ये जो है क्वालिटेटिव नेचर का है, गुणात्मक प्रकृति का है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव नेचर का हो जाता है, मात्रात्मक, संख्यात्मक, कुछ भी कह लें आप इसे। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट है, ये माप लेता है कितना हुआ। यहां पर हमें केवल एक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिल रही है, वो ये है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये प्राइस के रेस्पेक्ट में है, ऐसा ही इनकम के रेस्पेक्ट में होता है, ऐसा ही जो है रिलेटेड गुड्स के केस में भी होता है। तो ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। तो सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि अभी आपने देखा, जिसे मूल्य लोच कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे ही होता है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम ही तो डिमांड को प्रभावित करता है, तो इनकम की इलास्टिसिटी आ गई, आय लोच। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड्स के केस में आड़ी या तिरछी लोच। ठीक है, और चौथा होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी होता है। प्रतिस्थापन की लोच। और एक टर्म और आपने सुना होगा, आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी। ये जो सारी इलास्टिसिटी है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या आर्क इलास्टिसिटी, चाप लोच भी कहते हैं इसे। ये एक डिमांड कर्व के एक सेगमेंट पर निकालते हैं इसे हम लोग, इसकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कभी आपसे पूछे तो बताइएगा, प्राइस है, इनकम है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और आर्क इलास्टिसिटी है। आर्क इलास्टिसिटी असल में प्राइस का डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ता है उसी पर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी है। इतने टाइप की इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी को उठा लेते हैं यहां से। ठीक है, यहीं से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को उठा लेते हैं।
प्राइस इलास्टिसिटी को अगर हम लोग उठा लें, तो मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन की माप है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऐसे लिखें तो इसे लिखा जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पे जो ईपी है ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी है, इसे मूल्य लोच कह रहे हैं, ठीक है। जो डेल्टा है दैट इज चेंज, ये परिवर्तन को दर्शा रहा है, ठीक है। QD स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग की मात्रा, ठीक है। और P दैट इज प्राइस, पता ही है, प्राइस ही मैंने लिखा है, मूल्य, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है। इसको किसी और तरीके से भी अगर आपको लिखना हो तो ऐसे भी लिखते हैं इसको, डेल्टा Q बाई Q। इसी फार्मूले को आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, दैट इज डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। जहां पे अब आप लोग ऊपर नीचे इसको कर ही सकते हैं, तो फाइनली ये फार्मूला बनेगा डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई Q। ये भी एक फार्मूला है। अब इसमें ईपी तो प्राइस इलास्टिसिटी आप जान ही रहे हैं, डेल्टा Q दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग में हुआ परिवर्तन है, ठीक है। डेल्टा P चेंज इन प्राइस है, मूल्य में परिवर्तन है। Q इनिशियल क्वांटिटी है, प्रारंभिक मांग है, और जो P है वो इनिशियल प्राइस है, प्रारंभिक मूल्य। तो ये दोनों फार्मूले आप ध्यान रख सकते हैं, और दोनों से जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल भी इससे आपका आसानी से हो जाएगा, और फॉर्मूला बता क्या रहा है ये भी आपको यहां से मिल गया, ठीक है। बात मेरी समझ में आ गई। तो प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस में चेंज के रेस्पेक्ट में डिमांड में क्या चेंज, प्राइस में यदि चेंज आता है, मूल्य में यदि किसी प्रकार का बदलाव आता है, तो इससे डिमांड में क्या बदलाव आता है, इसी को दर्शाने का काम प्राइस इलास्टिसिटी में किया गया है। सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी भी होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। बात मेरे समझ में आ रही है। ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 1 अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड 2, ऐसे क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई है कैसे है ये। अब प्राइस इलास्टिसिटी में यदि हम लोग बात करें, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें अलग अलग इलास्टिसिटी निकल करके आती है डिफरेंट गुड्स के केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसमें यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये 5 केसेस होते हैं। इन्हीं 5 केसेस को हम देखते हैं जो अलग अलग गुड्स के केस में होते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ये वाला फार्मूला भी आपने देख लिया, यहां से इसे लिख लीजिएगा, और ये वाला फार्मूला। अब हम लोग उन 5 जो अलग अलग कंडीशंस हैं इलास्टिसिटी की उसको देख लेते हैं, ठीक है।
ये जो इलास्टिसिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, मूल्य लोच की बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, सबसे जो पहला केस है वो कुछ इस प्रकार का है। इधर आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर प्राइस है, ये ओरिजिन है ओ, और जो डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। अब डिमांड कर्व अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप देखेंगे प्राइस P1 है तो भी डिमांड Q ही है, Q1 मान लेते हैं। प्राइस बढ़ करके P2 हो जाता है तो भी डिमांड Q1 है। प्राइस बढ़ करके P3 हो जाता है तो भी डिमांड Q1 है। यानी कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, 0, कोई चेंज नहीं है। प्राइस में एक्स वाई जी कुछ भी चेंज हो, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग करेंगे, जो इलास्टिसिटी निकल करके आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतया बेलोच। ठीक, पूर्णतया बेलोच या परफेक्टली इनइलास्टिक। मैं फिर से कह रहा हूं, जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया है। अगर जनरली जो डिमांड कर्व आपका होता है वो ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैंने पहले बताया है ऐसा होता है। लेकिन मैंने बताया ये मूव भी कर सकता है, हो सकता है कभी आपको ये ऐसा मिल जाए, हो सकता है कभी ऐसा मिल जाए, हो सकता है कभी थोड़ा स्टीपर और मिल जाए, हो सकता है ऐसे मिल जाए। ये जो पांचों केस आपको दिख रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही अलग अलग इलास्टिसिटी को दर्शा रहा है। ये जो पांचों जो ये मूवमेंट है, डिमांड कर्व कभी आपका ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी यहां से ऐसे है, ऐसे है, अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है। इधर आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर आपका प्राइस है, यही तो होता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है, अलग अलग 5 केसेस हम लेंगे। तो पहला केस हो गया परफेक्टली इनलास्टिक। सेकंड, दूसरा केस देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड, इधर प्राइस। इस बार किसी प्राइस P पर या P1 पर जो डिमांड कर्व है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस। अब इसमें प्राइस P1 पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड Q1 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी Q2 डिमांडेड है तो भी प्राइस एक कांस्टेंट बना हुआ है और इसी प्राइस पर अलग अलग मात्रा जो है आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि मात्रा हम तब निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे मत इसको समझिए, हम तब लेते हैं ना जब कहीं इंटरसेक्शन होगा इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप देख पा रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जब समानांतर है तो कहां पे कट करेगा, कहा जा रहा है कि कहीं इन्फिनिटी पे कट करेगा, कहीं पर इंफिनिटी पर ये कट करेगा। तो कोई भी प्राइस P1 रहा होगा, चेंज होकर के इंफिनिटी हुआ, ठीक है, प्राइस में तो सर्टेन चेंज आया बट क्वांटिटी डिमांडेड में इंफिनिटी चेंज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अगेन वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जनरली ऐसा होता नहीं है बट आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईफोन है,
आईफोन है, मिलता है, लेट से 1 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है। कहा जाए कि अब ये जो आईफोन है, आईफोन 16, ये आपको जो है 2000 रुपीज में दिया जाए। प्राइस 1 लाख से घट करके 2000 रुपए हो गया, प्राइस में काफी चेंज आ गया, जो भी चेंज आया। लेकिन इस चेंज पर डिमांड कितनी होगी? बहुत ज्यादा। बट कुछ तो होगी, इन्फिनिटी तो नहीं होगी। मैंने समझने के लिए जस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस अप्रत्याशित रूप से घट जाए तो उसकी मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है, बट क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई तो नंबर होगा, इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता। जस्ट कि आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो प्राइस मान लीजिए कोई रहा होगा, उस प्राइस से घट करके प्राइस P1 आया, और जैसे ही प्राइस P1 आया, जैसे ही प्राइस P1 हुआ, डिमांड क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। तो हमारे पास फार्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला निकल करके आया। प्राइस कुछ हुआ होगा, P2 से P1 हुआ, तो प्राइस में तो कुछ XYZ चेंज तो आया, जो भी होगा मान लिया XYZ। लेकिन डिमांड में चेंज कितना है? डिमांड में चेंज इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें, इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वैल्यू हमेशा क्या आती है? इन्फिनिटी ही तो आता है। तो चेंज निकालने के लिए इन्फिनिटी में से इनिशियल वैल्यू माइनस करना होगा, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इन्फानाइट ही आएगी। तो ऊपर इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट को डिवाइड करेंगे किसी भी चीज से, जो इलास्टिसिटी निकल करके आएगी वो इन्फिनिटी निकल। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, या पूर्णतया लोचदार। ये डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कभी होगा नहीं रियल वर्ल्ड में, तो एक हाइपोथेटिकल केस, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है, परिकल्पना में है, ऐसा रियल वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा स्थिति देखा जाए, थर्ड जो केस है, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है। जो डिमांड कर्व है कुछ ऐसा है, प्राइस P1 है, डिमांड Q1 है, प्राइस घट करके P2 हो जा रहा है, तो डिमांड बढ़ करके Q2 हो जा रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, परसेंटेज में चेंज निकालेंगे इक्वल आएगा। तो जो हमारा फार्मूला है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकल करके क्या आ जाएगी? 1। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। यूनिट इलास्टिक में जो डिमांड कर्व होता है कुछ इस तरीके का हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जहां पे इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। उसी अनुपात में परिवर्तन होता है प्राइस में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला वाला केस है, ये वेरी एसेंशियल आइटम्स, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, वेरी एसेंशियल आइटम्स, ठीक है, जैसे दवाएं, नमक, है ना, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इस कैटेगरी में आती है। तो हाइपोथेटिकल केस है, ये आयताकार यूनिट इलास्टिक, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रियल केसेस लेते हैं। फोर्थ, प्राइस, और ये जो केस है थोड़ा सा खड़ा है, डिमांड कर्व,
प्राइस P1 है, प्राइस बढ़ करके P2 हो जाता है, डिमांड घट के Q2 हो जाता है। प्राइस P1 से P2 होता है, डिमांड Q1 से Q2 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है प्राइस में चेंज ज्यादा है लेकिन डिमांड में चेंज कम है। तो अपने फॉर्मूले में जो कि कुछ ये है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो ऐसे केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 हो। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। और ऐसा कब होता है कि प्राइस में चेंज ज्यादा हो लेकिन डिमांड में चेंज कम हो? ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है सेमी इसेंशियल आइटम्स के केस में। सेमी इसेंशियल आइटम्स जैसे जैसे दाल, जैसे प्याज, जैसे आलू, सेमी इसेंशियल आइटम जैसे जूते, कपड़े, ये सेमी इसेंशियल आइटम्स हैं। उस केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा डिमांड कर्व। ऐसा ही पांचवा आ जाइए, फिफ्थ, क्यू पी। डिमांड कर्व कुछ ऐसा है, प्राइस P1 है, P2 है, Q1 है, Q2 है। देखते प्राइस थोड़ा घटा लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गई। देखने में आ रहा है प्राइस में चेंज कम है लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा है। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी है वही फार्मूला, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, बदलाव ज्यादा है मांग में। तो इस स्थिति में न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी निकल करके आएगी दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसे जो है हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। इसे नाम देते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, ये सॉरी ये से हम लोग बोलेंगे, यहां लिख लीजिए यूनिट इलास्टिक बोलेंगे इसको, एकात्मक लोचदार। ये जो है लेस देन यूनिट इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक लिख लीजिए। रिलेटिवली इन इलास्टिक से एकात्मक लोचदार, रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी तुलनात्मक रूप से बेलोच या पारस्परिक बेलोच। पारस्परिक बेलोच, इसे बोलते हैं पारस्परिक लोचदार। ठीक है, ये नाम आप दे सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब प्राइस में चेंज थोड़ा हो लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा हो जाए। ऐसा होता है ऐसा होता है लग्जरियस आइटम, लग्जरियस आइटम्स के केस में। ठीक है, प्राइस में चेंज थोड़ा होगा लेकिन डिमांड में चेंज उनके ज्यादा हो जाएगा। तो ये वो 5 केसेस हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतया बेलोच है, इलास्टिसिटी 0 है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी निकल करके आ रहा है एज पर फॉर्मूला, इसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं। हाइपोथेटिकल केस, यूनिट इलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हो जा रहा है, यूनिट इलास्टिक कह रहे हैं।
यहां पे प्राइस में चेंज ज्यादा है लेकिन डिमांड में चेंज कम है, रिलेटिवली इनलास्टिक या पारस्परिक बेलोच कह रहे हैं। ऐसा होता है सेमी एसेंशियल आइटम्स के केस में। लग्जरियस आइटम्स की बात करें हम लोग, तो लग्जरियस आइटम में प्राइस में चेंज थोड़ा होगा लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। रिलेटिवली इलास्टिक पारस्परिक लोचदार मांग इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और न्यूमेरिकल को करिएगा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद। जो बुक पे न्यूमेरिकल दिए होंगे उन फार्मूले पे जो मैंने आपको बताया, एक फार्मूला तो ये है, दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था, डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू। इस वाले फार्मूले में भी रख देंगे तो भी आपका आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जहां तक इलास्टिसिटी की बात है, मैंने बताया प्राइस के चेंज के रेस्पेक्ट में सभी गुड्स एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करते। कोई प्राइस के चेंज के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा करते हैं, कोई प्राइस के चेंज के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स कम करते हैं। उन्हीं सबको मेजर करने का काम हमने इलास्टिसिटी में किया है और यही इलास्टिसिटी है। सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।